खबर की शुरुआत बीजेपी को झटके से। बीजेपी के मांडू विधायक जेपी भाई पटेल ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है, कांग्रेस का दामन थाम लिया है। 3 बार के विधायक हैं, 2 बार झामुमो की सीट से चुनाव लड़ा, तीसरी बार 23 अक्टूबर 2019 को भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा की सदस्यता जब ली तब यह कहा कि झामुमो में परिवारवाद हावी है। उसके बाद झामुमो भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी भाई पटेल हजारीबाग से उम्मीदवार होंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। मांडू के विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल। बीजेपी को सीता गीता का कांग्रेस ने दिया जवाब। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जेपी पटेल ने बड़ा झटका दिया है। कमल छोड़ मांडू विधायक जेपी पटेल अब हाथ को मजबूत करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में वे कांग्रेस में शामिल हुए। जेपी पटेल ने कहा कि उनके पिता की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए वे हाथ के साथ गए हैं। जो विचारधारा, मैं एनडीए गठबंधन में था, हमारे पिताजी का विचारधारा और उनका जो सोच मैं उसमें नहीं पाया और आज ये कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध लंबे समय से रहा है और मुझे लगा कि इस दल में रह के अपने पिताजी के सपनों को साकार करूंगा और इसमें रह के जो इस विचारधारा में हमारे पिताजी का सोच था, जो झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक पिछड़ों को कैसे हम आगे लाएंगे, झारखंड को कैसे संवारेंगे, उन सोच के साथ में कांग्रेस में आया हूँ। जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस की टिकट पर हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जेपी पटेल को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस ने बीजेपी को सीता और गीता का जवाब दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को कायर, डरपोक और लालची करार दिया। ऐसे कायर, डरपोक, लालची लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं। वैसे समय में अगर कोई साहस करता है भाजपा से कांग्रेस में आने की, तो निश्चित रूप से फायदा झारखंड को ही नहीं पूरे देश को मिलेगा। जो बातें कही उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर में लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। मेरे समझ से अभी और लोग इस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका भी पटाक्षेप हो जाएगा। मांडू के बीजेपी विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल। लगातार 3 बार मांडू से विधायक बने थे जेपी पटेल। विधानसभा में बीजेपी के सचेतक थे जेपी पटेल। 2019 में जेएमएम छोड़ थामा था कमल का दामन। दिवंगत टेकलाल महतो के बेटे हैं जयप्रकाश भाई पटेल। जेएमएम के बड़े नेता मथुरा प्रसाद महतो के दामाद हैं जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने कहा है कि पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जेपी पटेल एक डूबते हुए जहाज में सवार हुए। लंबे समय तक उन्होंने काम किया। मेरी शुभकामना है कि आगे भी जिस घर में गए वहां रहें। बीजेपी के लिए झटका है सर? कोई बीजेपी कैडर बेस मास ऑर्गेनाइजेशन, कार्यकर्ता हमारी पूंजी है। लेकिन जेपी पटेल जी को हमने बहुत कम समय में बहुत इज्जत दी। उनको सचेतक का महत्वपूर्ण पद दिया। उनकी गिनती जो होती थी वो एक अच्छे नेता के रूप में होती थी। उनका बहुत उज्जवल भविष्य था, लेकिन अगर वो डूबती नाव में सवार होना चाहे तो हम कैसे उनको रोक सकते हैं? हम उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जयप्रकाश भाई पटेल ने तीर धनुष छोड़कर कमल का दामन थामा था और अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वे हाथ के साथ चले गए। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर और रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेपी भाई पटेल ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। भाजपा ने कह दिया कि वो डूबते हुए नाव की सवारी करने चले गए हैं, लेकिन यहां मामला अहम हो जाता है। जेपी भाई पटेल वो शख्स है जो मांडू विधानसभा उपचुनाव लड़ चुके हैं। मनीष जायसवाल उनके खिलाफ लड़े थे। 2011 में झामुमो की टिकट से जेपी पटेल ने चुनाव लड़ा था और मनीष जायसवाल को शिकस्त दी थी। इस बार एनडीए की टिकट से मनीष जायसवाल हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में कयास तेज हो गए हैं कि जेपी भाई पटेल को हजारीबाग से लोकसभा चुनाव का टिकट देगी कांग्रेस। जेपी भाई पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। निश्चित तौर पर मुकाबला रोचक हो जाएगा, मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। बड़ा सवाल उठता है कि अभी तक आईएनडीआईए गठबंधन ने
सीटों का फॉर्मूला भी फाइनल नहीं किया है और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी नहीं की है। ऐसे में कौन कहां से उम्मीदवार होगा, इसके कई कयास लगाए जा रहे हैं। इंडी गठबंधन में पलामू और चतरा सीट पर फंसा पिच। पलामू और चतरा सीट पर आरजेडी ने ठोका दावा। कांग्रेस ने कहा 7 सीटों पर लड़ेगी पार्टी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन झारखंड में अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि किस सीट पर किसके बीच मुकाबला मुख्य होगा। बीजेपी ने 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि 7-5-1-1 का फॉर्मूला फाइनल है। 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 पर जेएमएम, 1 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर सीपीआईएमएल चुनाव लड़ेगी। सबको जानकारी है कि 7 सीट में कांग्रेस खुद लड़ रही। 7 सीटों में कांग्रेस लड़ेगी और कैंडिडेट का सर वो तो आलाकमान तय करेंगे। हम लोग तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें बात को रखा जाएगा, फिर सीसी का होगा, फाइनल हो जाएगा। 7 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर जेएमएम उतारेगा उम्मीदवार। आरजेडी और लेफ्ट 1-1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर में जेएमएम लड़ेगा चुनाव। कोडरमा सीट पर माले, पलामू या चतरा सीट पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। गोड्डा, धनबाद, लोहरदगा, खूंटी, रांची, हजारीबाग में कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। चतरा या पलामू में से किसी एक सीट पर कांग्रेस का होगा उम्मीदवार। कांग्रेस के फॉर्मूले के मुताबिक आरजेडी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है, लेकिन आरजेडी ने चतरा के साथ पलामू सीट पर भी दावा ठोका है। झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता खुद चतरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि 2 दिन पहले ही लालटेन पकड़ने वाली ममता भुइयां ने पलामू सीट पर दावा ठोका है। और चतरा लोकसभा यहाँ राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा और जीतेगा और वो जिताने काम करेंगे, जीतने काम करेंगे। जब दामाद को मौका मिल सकता है तो बेटी तो 4 गुना ज्यादा अप्रिय होती है। इस वजह से 200% है कि आशीर्वाद मिलेगा। झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल पूरे मजबूती के साथ 2 सीटों पर लड़ेगी हर हाल में, चतरा और पलामू, और उसी में विलम्ब हो रहा है। और बहुत जल्द हमको लगता है 1-2 दिन के अंदर सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, कैंडिडेट का भी घोषणा हो जाएगा और यहाँ मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। इधर कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी भी दिल्ली दरबार में पहुंच गए हैं और 1 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार देने की मांग कर रहे हैं। कि आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी राज्य में अल्पसंख्यक अकलियतों की है, तो 1 सीट कम से कम बनता है। उसी को लेकर हम लोग आए हैं कि अगर 1 सीट आप देंगे तो निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार लोकसभा के होंगे 14 में से जो 14 सीट होगा उस पर काफ़ी एग्रेसिव पोल हमारा अखिलेश समाज करेगा और हमारे यूपीए के अलायंस के, इंडिया अलायंस के सभी प्रत्याशियों को जिताने में अकलियतों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। एनडीए में भी 3 सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस है। चतरा और धनबाद से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा ये साफ नहीं है, जबकि गिरिडीह सीट पर आजसू के उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा भी बाकी है। यही नहीं, सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से नया ट्विस्ट आया है। सवाल उठने लगे हैं कि बीजेपी क्या दुमका या फिर राजमहल सीट पर उम्मीदवार बदल सकती है। हालांकि निशिकांत दुबे ने कहा है कि सीता सोरेन बिना शर्त बीजेपी में शामिल हुई हैं। फाइनली सब्र का जब बांध टूट गया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। उनके आने से संथाल पन्ना में और पूरे झारखंड में पार्टी को मजबूती मिलेगी। जो बातें हैं वो सब आला कमान की बातें हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि उन्होंने बिना किसी शर्त के पार्टी ज्वाइन की। उम्मीदवारों की घोषणा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दल बदल का खेल भी तेज होता जा रहा है। गीता कोड़ा के बाद सीता सोरेन ने जहां बीजेपी का दामन थामा, वहीं अब मांडू से विधायक जेपी पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं सूत्रों के माने तो कुणाल चारंगी की घर वापसी हो सकती है, जबकि राज पलेवार भी बीजेपी छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद सोरेन परिवार में विवाद बढ़ने लगा है। कल्पना सोरेन के ट्वीट पर सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने पलटवार किया और वास्तविकता छुपाने के लिए अपने पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। दिल्ली से अमर और रांची से अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है।
दल बदल तो चल ही रहा है। इस्तीफों की बयार कह लें या इस्तीफों का तूफान कह लें, वो भी लगभग जारी हो चुका है। पहले गीता और सीता ने INDIA का दामन छोड़ दिया, जवाब में जेपी पटेल ने भाजपा का दामन छोड़ दिया। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की स्थिति शुरू हो गई। रुक करते अपने सहयोगियों का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से अजय लाल, जमशेदपुर से मनोज कुमार जुड़ रहे हैं और धनबाद से अरुण बर्णवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सबसे पहले आपसे शुरुआत, रांची से सुबोधकांत सहाय का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। क्या लगता है सुबोधकांत अपनी नैया बचा पाएंगे इस बार? संजय सेठ के मुकाबले लड़ना है चुनाव। देखिए, कांग्रेस के पास रांची संसदीय सीट पर सुबोधकांत सहाय से बड़ा और कोई नाम नहीं है। लिहाजा कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि सीटों का घोषणा जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी, सुबोधकांत सहाय कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या संजय सेठ के मुकाबले सुबोधकांत सहाय कहां टिकते हैं, कहां उनकी नैया पार होगी। ये तमाम चीजें वोटरों के मन की बात है कि क्या कुछ होता है चुनाव को लेकर, कैसा माहौल बनता है, कैसी तैयारी, किसकी तैयारी है, और साथ ही क्या मुद्दे चुनाव में आगे आते हैं। ये फिलहाल कह देना किसी के लिए एक मुश्किल भरा वक्त होगा कि कौन चुनाव में किसको हरा पाएगा, कौन जीतेगा, कौन लोकसभा जाएगा, किसके माथे जीत का सेहरा बंधेगा अभिषेक। ये तमाम चीजें थोड़ा और वक्त गुजरने दीजिए, माहौल आपको दिखने लगेगा कि हवा किधर बह रही है। दावा दोनों तरफ से हो रहा है। कई लोगों ने कहा भाजपा की तरफ से कि 14 की 14 सीटें, लेकिन आज ये भी चर्चा हो रही थी कांग्रेस के खेमे में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में और राजद के खेमे में कि इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी 5 सीट भी जीत लेती है तो आश्चर्य होगा। यानी कि अभी दावे और वादे किए जा रहे हैं, थोड़ा दृश्य और पकने दीजिए क्या कुछ होता है। सुबोधकांत सहाय यदि प्रत्याशी बनते हैं तो उनका लाइन लेंथ क्या होता है, उनके मुद्दे क्या होंगे। सिर्फ और यदि भारतीय जनता पार्टी और मोदी को टारगेट करने पर वक्त बीतेगा तो यह मानकर चलिए कि ये डिफेंसिव लड़ाई हो जाएगी कांग्रेस की। हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बेहतर करेंगे, ये यदि बताने वाले प्रत्याशी ज्यादा होंगे तो थोड़ा वोटरों को अपने तरफ वो झुका पाएंगे। हालांकि एक सच्चाई यह भी है, इसमें किसी को इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो रातों रात हवा बदलते हैं राजनीति का। इससे पहले आपने देखा होगा कई ऐसे वक्त आए जब नरेंद्र मोदी ने रातों रात हवा बदल दी। और सबसे बड़ा संकट यह है कांग्रेस के सामने कि उनके नेताओं के बयान में कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि भाजपा को न चाहते हुए उनकी सेहत को मजबूत करने लगता है। आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह जैसे नेता, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता, यहां तक कि राहुल गांधी जैसे नेता ने कई ऐसे बयान दे दिए जो कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में गया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। और आपको जानकारी, आपको मैं यह भी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को लपकने में बेताब रहती है। 4 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी ने शक्ति के दुरुपयोग की बात कही थी कि कोई ऐसी शक्ति है जो भारत के लोकतंत्र पर हावी होती जा रही है। अब उसको सही नैरेटिव बोलें, आप गलत नैरेटिव बोलें या बदल के बोलें, उसको भाजपा ने हाथों हाथ ले लिया और ये कहने लगे कि भारत की जो शक्ति है, नारी शक्ति है, यहाँ की जो जनसंख्या 135 करोड़, वो जो शक्ति है उस पर राहुल गांधी विश्वास नहीं करते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कांग्रेस के नेताओं को कि यदि वो मुकाबला करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, तो उनका लाइन लेंथ क्या होगा, ये सबसे अहम है। हालांकि अजय ऐसा नहीं लगता आपको कि कांग्रेस में दूसरे लाइन के नेताओं का टोटा है? जो ताजा जानकारी यहाँ की कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं कतरा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर सुबोधकांत सहाय का नाम सामने आ रहा है, जबकि केशव कमलेश महतो, विनय सिन्हा, दीपू का नाम भी गया है लिस्ट में। बावजूद उसके सुबोधकांत सहाय पे दांव खेलने की तैयारी है। बिल्कुल अभिषेक, आपका कहना बिल्कुल जायज है। सुबोधकांत सहाय का जो कद है, खासकर रांची संसदीय सीट में, उस
कद के मुकाबले विनय सिंह दीपू की आपने नाम लिया, कमलेश महतो का आपने चर्चा की, ये दोनों लोग उस स्तर तक लोगों के बीच में चर्चित नहीं है, या फिर लोगों के बीच उस कदर एक राजनेता की छवि दूसरी होती है। देखिए, कैमरे के सामने बोल देना, अखबारों में बयान छप जाना, ये दूसरी बात है। एक शब्द आता है राजनीति में, जन नेता, यानी कि आप जन से कितने ज्यादा जुड़े हुए हैं। मुझे याद है बिहार के संसदीय चुनाव में लालू प्रसाद ने कहा था कि मुझे मीडिया की जरूरत नहीं है, मैं जहां खड़ा होऊंगा वहां पर मीडिया खुद आती है। मतलब यह कि लालू प्रसाद जैसा शख्सियत, राहुल गांधी की भी मैं चर्चा करूंगा कि कम से कम वो व्यक्ति ऐसा है जो कि एक वक्त में ऐसा लगने लगा था कि जब भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस कांग्रेस मुक्त भारत के ही दौर में कांग्रेस ने कई ऐसे राज्यों में अपने विधानसभा में कई राज्यों में अपनी सरकार बनाई जो उनको तारीफ पहुंचाता है, उनकी सेहत के लिए अच्छी बात है। चीजें ऐसी होती हैं, आप लगातार लोगों के बीच जाते नहीं, लोगों के दुख सुख में शामिल होते नहीं, और चुनाव के 2 महीने बीच, हालांकि जो अभी का जो दौर है, मुझे लगता है कि 2 महीने का भी वक्त नहीं मिलेगा जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, और इन 2 महीनों में आप चाहेंगे कि मैं लोगों के बीच अपना एक्सेप्टेंस बना लूं, ये संभव नहीं है। सुबोध का सहायक की तारीफ में इसलिए तौर पर अजय, लोगों के बीच एक्सेप्टेंस बनाना, जिस बात पर न्यूज 11 बार बार सवाल खड़े कर रहा है कि एक तरफ एनडीए ने 13 सीटों पर अपने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, 3 सीटें उसने खाली छोड़ी है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक आईएनडीआईए ने एक भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हो पाया है। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार रुक करते सीधे अरुण बर्णवाल का धनबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, धनबाद का सीट तो बड़ा सस्पेंसफुल हो गया है। एक तरफ एनडीए भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं अटका कर रखा हुआ है पूरे मामले को। दूसरी तरफ अगर आईएनडीआईए की बात करें तो एक ही परिवार से कुमार गौरव का नाम भी चला गया है और अनुपमा सिंह का नाम भी सुर्खियों में है, हालांकि जलेश्वर महतो का भी नाम है। ऐसे में क्या लगता है किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत होगी धनबाद पर? देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं धनबाद ऐसा सीट है जिसमें एनडीए जो बीजेपी का सीट है, यहाँ पे बीजेपी ने गजब की चुप्पी साध रखी है। उसी के पीछे पीछे चलते हुए इंडी गठबंधन, जिसको कांग्रेस को यह धनबाद सीट मिला है, वो भी अभी तक चुप्पी साधे हुए है। आपने सही कहा कि एक ही परिवार से 2 लोगों का नाम आ रहा है, कुमार गौरव और अनूप सिंह की पत्नी का। तो और उसके अलावा आप यहाँ धनबाद में एक और नाम अचानक से आज उभर कर आया है, राजेश ठाकुर भी हो सकता है धनबाद से उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस के। तो अब किसकी दावेदारी है, ये अभी तक सारा कुछ सस्पेंस में है। 2 बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो चुकी है दिल्ली में, माफ करेंगे तीसरी बार भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन आज जब हम लोग अनुशासन समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्रजेंद्र सिंह से बात की, उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि अब आने वाले कुछ घंटों में या हो सकता है कल दिन तक में जो कैंडिडेट हैं उसकी घोषणा हो जाएगी। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि इस बार धनबाद की सीट जो बीजेपी के लिए सेफ माना जाता था, सेफ नहीं रहेगा और इंडिया का गठबंधन में, इंडी के गठबंधन में वो जाएगा, क्योंकि सांसद जो वर्तमान सांसद हैं बीजेपी के पीएन सिंह, पिछले 15-17 सालों में धनबाद को कम से कम उन्होंने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ आश्वासन का घूंट पिलाया है। तो कौन कैंडिडेट होगा ये अभी कांग्रेस की ओर से ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो 3-4 नाम उभर रहे हैं उसमें राजेश ठाकुर का भी एक बहुत गंभीरता से नाम उनका सामने आ रहा है। राजेश ठाकुर ने, अरुण यहाँ एक बात आपको यहाँ फैक्ट चेक कर दूं कि राजेश ठाकुर ने खुद ये घोषणा कर रखा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब चुनाव के पहले बहुत सारे सोर्सेज जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे सूत्र एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन यह मानकर चला जाए कि राजेश ठाकुर ने अभी तक अपने नाम की चर्चा कहीं नहीं की है और राजेश ठाकुर के चुनाव लड़ने की जानकारियां जरूर सूत्रों के हवाले से हर जगह चल रही है, लेकिन कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। जो 1 नंबर पर चल रहा है इंडी गठबंधन पर नाम, वो नाम कुमार गौरव का है, उसके बाद जलेश्वर महतो का, अनुपमा सिंह का नाम चल रहा है। क्या लगता है, कुमार गौरव युवा नेता है, ऐसे में भाजपा की वो सिटिंग सीट है, सबसे ज्यादा वोट से भाजपा ने वहां से चुनाव जीता है, ऐसे में कुमार गौरव के राजनीतिक कैरियर के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर टिकट मिल जाता है तो? देखिए, टिकट अगर कुमार गौरव को मिलता है तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, जो बीजेपी का सेफ सीट माना जाता है धनबाद, और ऐसी स्थिति में कोई भी कैंडिडेट आएगा उसे बीजेपी से बहुत कड़ा मुकाबला लेना पड़ेगा,
क्योंकि इस बार भी जैसा कि उम्मीद जताई जा रहा है अभी तक बीजेपी की ओर से, जो कभी एक अभी तुरंत थोड़ी देर पहले एक हवा बहुत तेज चली, जो कांग्रेस की जो झरिया विधायक है पूर्णिमा सिंह, वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं और संभावित ये भी संभावना जताया जा रहा है कि धनबाद से शायद वो उनको लोकसभा के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत कड़ा मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि पीएन सिंह से जहां तक कांग्रेस के नेताओं का और लोगों का, कुछ लोगों का ये नाराजगी है कि उन्होंने कई ऐसे काम हैं जो नहीं किया यहाँ पे धनबाद के लिए। गोड्डा के सांसद जो बिहार से आके देवघर में लेके चले गए, एम्स ले गए, एयरपोर्ट ले गए, तो उससे थोड़ी नाराजगी है। तो इसलिए अगर पीएन सिंह कुमार गौरव अगर आते हैं और इधर सामने से पूर्णिमा सिंह आती है तो बहुत कड़ा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन ये भी, इसको लेकर भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये महज अफवाह है। दल बदल के तो कई मामले इस्तीफों की तो बयार चल रही है, या कह लीजिए इस्तीफों का तूफान चल रहा है। गीता कोड़ा पर भी कयास लगाए गए थे, गीता कोड़ा ने साफ मना किया था, बाद में गीता कोड़ा शिफ्ट कर गई भाजपा में। सीता सोरेन का तो कहीं नाम नहीं तक आया था, लेकिन कयास लगाया जा रहा था कि सीता सोरेन भी शिफ्ट कर सकती हैं, वो भी शिफ्ट कर गई। आज जेपी भाई पटेल भी शिफ्ट कर गए। धनबाद की अगर बात करें तो राज परिवार भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, झामुमो में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन अंतर कला हो जा रहा है झामुमो और कांग्रेस में। राज परिवार को लेना ही नहीं चाह रही झामुमो या कांग्रेस। निश्चित रूप से देखिए, राज पालीवाल चूंकि संथाल से हैं तो वहां इनको लेकर दोनों स्थिति है। इनके ऊपर पूरी तरह से आरएसएस और बीजेपी का ठप्पा है, इसलिए जेएमएम भी उनसे बचना चाह रही है, क्योंकि उसके जो वोटर हैं, कैडर है, वो संघ और बीजेपी से थोड़ा अपनी दूरी बनाए हुए हैं। उसी तरह कांग्रेस भी उनसे अपना दूरी बनाना चाह रही है, क्योंकि वो इरफान अंसारी का करीबी इलाका है, फुरकान अंसारी का करीबी इलाका है। तो वैसी स्थिति में उनको लोग पचा नहीं पाएंगे। तो राज पालीवाल का भविष्य क्या होगा, ये तो जब बदली वाले में एक्सेप्टेंस होगा ऊपर आला कमान का, तभी पता चल पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा एक तरह से कहें जता दी है कि वो अब बीजेपी को छोड़कर दूसरे दल में शिफ्ट करने वाले हैं। निश्चित तौर पर पूरी तरीके से अभिषेक, हम लोग धनबाद पूरे तरीके से प्रयास भी कर रहे हैं। बने रहिएगा अरुण हमारे साथ। एक बार रुक करते हैं मनोज का, जमशेदपुर से मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, एनडीए ने नाम की घोषणा कर दी है। पश्चिम सिंहभूम की बात करें, सिंहभूम की बात करें तो गीता कोड़ा वहां से उम्मीदवार होंगी। जमशेदपुर की बात करें, विद्युत वर्ण महतो वहां से उम्मीदवार होंगे। झामुमो के खाते में दोनों सीटें गई हैं, क्योंकि उनके सिटिंग विधायक है, 6 में 5 विधायक उनके हैं। जमशेदपुर और सिंहभूम दोनों जगह पर अगर झामुमो की बात करें तो सिंहभूम में दशरथ गगरई का नाम आगे चल रहा है, लेकिन जमशेदपुर की बात करें, क्या लगता है किसकी दावेदारी होगी झामुमो की तरफ से? देखिए, निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दोनों सीट, जो सिंहभूम सीट और साथ साथ जमशेदपुर लोकसभा सीट जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में गए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि ये जो सिंहभूम सीट है वो पहले कांग्रेस के पाले में था और जमशेदपुर सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में था। तो इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया। हालांकि अब न तो कांग्रेस के पास में कोई ऐसी मजबूत दावेदार था जिसके कारण कांग्रेस यहां से अपनी दावेदारी पेश कर सके, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में भी अगर दावेदारी की बात करें तो जमशेदपुर सीट जो है इनके लिए अभी भी कोई ऐसा नाम नहीं खुलकर आया है जिस पर वो अपनी दावेदारी ठोक रहे। हालांकि 3 लोग का नाम लगातार यहां चल रहा है। जो यहां के सिटिंग विधायक हैं वो संजीव सरदार, उसका नाम एक बार आया कि संजीव सरदार भी लड़ सकते हैं, जेएमएम उनसे लड़ा सकती है क्योंकि सरदार वोट का इस इलाके में बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ कुणाल सारंगी का नाम आ गया कि कुणाल सारंगी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में घर वापसी करेंगे। और उसके बाद तीसरा नाम जो है वो सरायकेला के जो माफ करेंगे, सरायकेला के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिला अध्यक्ष है वो उनका नाम आ रहा था। तो सीधे तौर पे हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है। आज हमने कुणाल सारंगी से मुलाकात हो गई किसी कार्यक्रम के दौरान, तो मैंने उनसे पूछ दिया कि घर वापसी हो रही है, तो हालांकि उन्होंने हंसकर टाल दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि एक दिन इंतजार कीजिए, सब कुछ हम बता देंगे कि हम आगे क्या होने वाला है। तो निश्चित तौर पे कल जो है कि कुणाल सारंगी निश्चित एक बड़ा पत्ता खोलेंगे और वो ये कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ ज्यादा उनका रुझान है। वो लगातार कांग्रेस की बात कर रहे थे। जेपी पटेल की बात उन्होंने कहा कि जेपी पटेल को देखिए बीजेपी में होते हुए वो चले गए। हालांकि हम दिल्ली गए, वो बता रहे थे कि हम दिल्ली गए थे, तो कुछ मीडिया कर्मियों ने पूछा कि ये कैसा नैतिक। मनोज, अभी आपने बताया कुणाल सारंगी की बात,
लेकिन जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं कि कुणाल सारंगी को पार्टी में शामिल करने से झामुमो के ही आला कमान नाराज है, झामुमो के आला कमान ही डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कुणाल सारंगी को पार्टी में लेने से। अब अगर रातों रात कोई फैसला निकलकर सामने आ जाए तो कहना मुश्किल है। हालांकि रांची से भी एक बड़े नाम से आवेदन मांगा गया है कि वो जमशेदपुर से दावा करें, जमशेदपुर से चुनाव लड़ें। देखना दिलचस्प होगा, जमशेदपुर का मुकाबला भी रोचक हो जाएगा। बने रहिएगा मनोज हमारे साथ। एक बार अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, बड़ा बयान दे डाला है आज, कह दिया कि जो कायर है, डरपोक है, लालची है, वही लोग कांग्रेस और झामुमो छोड़कर एनडीए में जा रहे हैं और एनडीए से जेपी भाई पटेल अगर उनके पास आ गए तो उसका खुले दिल से स्वागत भी कर लिया। देखिए अभिषेक, अभी दो तीन 4-5 दिनों तक, हो सकता है कि अगले सप्ताह तक हरा रंग केसरिया में बदलेगा, केसरिया रंग हरा में बदल जाएगा और जो भी बदलाव होगा उसके टर्म एंड कंडीशंस के साथ होंगे। कल सीता सोरेन कह रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गलत हाथों में चला गया है, लिहाजा वो असहज महसूस कर रही थी, बहुत परेशान थी झारखंड मुक्ति मोर्चा में। आज जेपी भाई पटेल कह रहे थे कि भाजपा में उन्हें असहज महसूस हो रहा था। सवाल उठता है कि चुनाव का मौसम है, सबके अपने अपने टर्म एंड कंडीशंस हैं। सीता सोरेन को आज यदि भाजपा कह दे कि आप पार्टी में आई हैं, कार्यकर्ता बनकर पार्टी की मेहनत कीजिए, पार्टी को आगे बढ़ाइए, सीता सोरेन का सुर बदल जाएगा। जयप्रकाश भाई पटेल को कांग्रेस यह कह दे कि आप आम कार्यकर्ता बनकर आए हैं, कुछ सालों तक पार्टी की सेवा कीजिए, पूरा जीवन बचा है, बाद में सांसद बनिएगा, उनका सुर बदल जाएगा। कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कह रहे थे कि कल कुछ फैसला होगा। अभी जो कुछ भी हो रहा है अभिषेक, वो टर्म कंडीशन के साथ हो रहा है। तुम मुझे पार्टी में लो, मैं तुम्हें सीट दूंगा, यही फार्मूला चल रहा है। विचारधारा, निष्ठा, सिद्धांत, ये सब अभी अलमारी पे रखा हुआ है। जब चुनाव जीत जाएंगे, हालांकि सब लोग बोलते हैं कि राज्य की सेवा करना है, राज्य की सेवा 3 करोड़ जनता की सेवा के लिए, ऐसी कौन सी सेवा है जो सांसद बनने पर ही की जा सकती है, ऐसी कौन सी सेवा है जो विधायक बनने पर ही की जा सकती है। देखिए विचारधारा, मैं बार बार बोलता हूं अभिषेक कि आप विचारधारा, सिद्धांत, निष्ठा, प्रतिबद्धता, ये तमाम बातें बेमानी हो गई। अब लोगों की इच्छा यही होती है कि वो एमपी बने, विधायक बने। राजनीति में है तो मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी साधु सन्यासी बनने नहीं आता है, कोई भी पुजारी बनने नहीं आता है। राजनीति में तमाम लोगों की महत्वाकांक्षा होती है और अच्छी बात भी है। यदि कोई व्यक्ति पॉलिटिकल व्यक्ति है तो उसको विधायक बनना चाहिए, उसके लिए प्रयास करने भी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि मैं उस पार्टी में असहज महसूस कर रहा था इसलिए इस पार्टी में आ गया, ये थोड़ी गले के अंदर ये बातें नहीं जाती हैं। यह मानकर चलिए कि जेपी भाई पटेल कांग्रेस में आए हैं तो वो अब कांग्रेस के गुण गाएंगे। सीता सोरेन यदि भारतीय जनता पार्टी में आई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करेंगी, इसमें कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं। अब उनके धर्म में शामिल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की वो तारीफ करे। जेपी भाई पटेल कांग्रेस में चले गए, अब उन्हें राहुल गांधी की तारीफ करनी होगी, सोनिया गांधी की तारीफ करनी होगी, कांग्रेस को अच्छा बताना होगा। निश्चित तौर पर ये तो अजय, ये तो करना ही पड़ेगा, आपको आला कमान को तो खुश रखना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिन महत्वाकांक्षाओं की आप बात कर रहे हैं उनको लेकर तो पार्टी कई आरोप लगा रही है। उन्हीं महत्वाकांक्षाओं की तो देन है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया जो लालची है, कायर है, डरपोक है, वो लोग भाग निकले हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। चलिए इस बीच हमारे साथ हजारीबाग से फलक भी जुड़ गए हैं। फलक, हजारीबाग की सीट अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए ने अपने प्रत्याशी के रूप में मनीष जायसवाल के नाम की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ आज मांडू विधानसभा से विधायक, भाजपा के विधायक जेपी भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कयास पूरी तरीके से पुख्ता है कि जेपी भाई पटेल हजारीबाग से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या लगता है जेपी भाई पटेल और मनीष जायसवाल के बीच की जंग, चुनावी जंग कितनी दिलचस्प हो जाएगी हजारीबाग में? अभिषेक, लगातार हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, कई नाम सामने आ रहे थे। ऐसे में आज भाजपा से निकलकर कांग्रेस का दामन जेपी पटेल ने थाम लिया और इससे ये जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक साफ होती दिख रही है कि हजारीबाग से कांग्रेस अगर अपने प्रत्याशी के रूप में जयप्रकाश भाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं मनीष जायसवाल को चुनावी टक्कर देखने को मिलेगा। इसलिए भी देखने को मिलेगा अभिषेक, क्योंकि हजारीबाग का अगर समीकरण की बात की जाए
तो उनके अनुरूप ये समीकरण था, जिस तरीके से वो देख रहे थे इसे। और आपको अगर मनीष जायसवाल के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे अभिषेक, ज्यादा समय नहीं लेंगे, कि जिस दिन उनके नाम पर मुहर लगी है उसके बाद से आज की तारीख तक मनीष जायसवाल अपने क्षेत्र में लोगों के पास पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क में लगे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो परेशानियां हैं, अब जो मुश्किलें हैं, अब जो समीकरण है जेपी पटेल के आने के बाद कहीं ना कहीं वो उनकी दोगुनी तीनगुनी हो गई है। इसलिए हो गई है क्योंकि जो समीकरण हजारीबाग का बनता है, पहले तो हजारीबाग लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती है, जिसमें सदर है, बड़का गांव है, बड़ी है, बरकट्ठा है। ऐसे में आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे अभिषेक कि जो जयप्रकाश भाई पटेल के साथ जो प्लस पॉइंट होने वाला है, वो महतो का वोट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मायने उनके लिए खास होने वाले हैं। और अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ महतो वोट काफी ज्यादा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष जायसवाल को थोड़ी परेशानी होनी है। और दूसरी सबसे जो जरूरी बात है ये है कि कांग्रेस अगर वो आएंगे तो उन्हें अल्पसंख्यकों का वोट सीधे तौर पर मिल सकता है। और खास तौर पर की बात की जाए तो कांग्रेस के फेवर में आदिवासी वोट भी आते हैं। ऐसे कहीं ना कहीं मनीष जायसवाल की मुश्किलें बढ़ी है। लेकिन देखिए, चुनाव जो है वो बहुत पेचीदा चीज है, बहुत कुछ भविष्यवाणी कर पाना या बहुत प्रिडिक्ट कर पाना। 2011 में मनीष जायसवाल और जेपी पटेल आमने सामने हो चुके हैं और जेपी पटेल ने मनीष जायसवाल को शिकस्त भी दे दी थी। झामुमो के टिकट से चुनाव लड़े थे, मनीष जायसवाल को भारी शिकस्त दी थी जेपी पटेल ने। जाहिर तौर पर अगर उस समय की बात की जाए तो उस समय का समीकरण और अब के समीकरण में थोड़ी बदलाव हुई, क्योंकि मनीष जायसवाल के साथ अभी सबसे बड़ा फेवर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। क्योंकि चुनावी सभाएं और जो भी अटकलें होती है, कई तरह की बातें होती है, लेकिन एज अ वोटर जब जो भाजपा के प्रशंसक है उनके सामने कोई भी चेहरा हो, वो भाजपा छोड़ कहीं दूसरे दल की सोचते भी नहीं है। इसलिए थोड़ी सी राहत उनको इस ओर से है क्योंकि उनके साथ भाजपा का कमल छाप का सिंबल है। ऐसे में अगर अभी की बात की जाए तो थोड़ी परेशानी उनको जरूर है, लेकिन ये चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो और बढ़ गई हैं आज जयप्रकाश भाई पटेल के कांग्रेस में आ जाने से। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा अभिषेक कि अब जो तैयारियां हैं, अब जो सभाएं मनीष जायसवाल की होनी है या फिर जो भी उनके सामने आते हैं जो प्रतिद्वंदी के रूप में इंडिया गठबंधन की ओर से, उनके हिसाब से किस तरीके से होती है और क्या उनको जो ऐसी चीजें थी जिन पर उनको ब्लाइंड फेथ था। क्योंकि जयप्रकाश भाई पटेल अगर कांग्रेस से आ जाते हैं सामने तो इससे पहले की अगर बात की जाए तो उनका जो मांडू क्षेत्र है और जो उस इलाके का क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं भाजपा के को लेकर के और जयप्रकाश भाई पटेल को लेकर उनका बहुत साफ था। लेकिन अब वो प्रतिद्वंदी के रूप में आएंगे और इनका जो, अगर आपको बताना चाहेंगे जयप्रकाश भाई पटेल के बारे में, कि इनके फादर के टाइम से ही स्वर्गीय टेकलाल महतो का जो इन क्षेत्रों में खास करके इंटीरियर जो इलाका हजारीबाग का कहलाता है, उधर उनकी पकड़ जो है वो काबिले तारीफ है। ऐसे में मनीष जायसवाल को परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। दो बड़े नाम, टेकलाल महतो, मथुरा प्रसाद के दामाद है, टेकलाल महतो के बेटे हैं। या आप जिस जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, इसी जातीय समीकरण के कारण भाजपा विधायक दल के नेता भी चुना जाना था, उनको रेस में सबसे आगे चल रहे थे। एक बार को तो फाइनल हो गया था कि जेपी पटेल भाजपा विधायक दल के नेता बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद अमर बाउरी ने कहीं ना कहीं से बाजी मार ली और वो कसक कह लें, वो टीस कह लें, कहीं ना कहीं जेपी भाई पटेल के दिल में थी, जिसका खामियाजा आज भाजपा को भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भारी झटका लगाया भाजपा को। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत धन्यवाद फलक आपका। अरुण जी, मनोज जी और अजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जनादेश, जनता का आदेश, लोकतंत्र का महापर्व, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर दांव लगने जा रहा है और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की फौज तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। INDIA की बात करें तो चेहरे की कमी कहीं ना कहीं तो खल रही है। लोगों को एक चेहरा चाहिए जो चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में प्रेजेंट किया जा सके, लोगों के सामने लाया जा सके। कहीं ना कहीं ये कमी खल रही है और पता नहीं क्यों राहुल गांधी को इस कमी को पूरा करने नहीं दिया जा रहा या वो पूरा नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर रुख करते हैं अपने सहयोगियों का, धनबाद का रुख करते हैं। अरुण हमसे जुड़े हुए हैं। अरुण, धनबाद का चुनाव हमेशा से रोचक रहा है। भाजपा की सिटिंग सीट कही जाती है, भाजपा प्रबल सीट माना जाता है, विधायक वहां पे भाजपा के रहे हैं कई।
चुनाव का माहौल आ चुका है, प्रत्याशी अपने अपने कमर कस चुके हैं। धनबाद क्या कहती है, धनबाद की जनता क्या कहती है, इस बार धारा किस तरफ बह रही है? अभिषेक जी, कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े अब तक सामने आए हैं, पिछली लोकसभा में भी जो वर्तमान सांसद है पीएन सिंह सबसे अधिक मतों से विजयी हुए थे पूरे ये पूरे पूर्वी भारत में। और इसमें इस लोकसभा क्षेत्र में जो 6 विधानसभा पड़ते हैं उसमें सिर्फ झरिया को छोड़ दे तो झरिया में भी आपसी परिवार में जो 2 तकरार हुआ उसके लिए वो कांग्रेस को सीट चली गई, नहीं तो 6 विधानसभा जो है पूरी 6 में 5 विधानसभा अभी बीजेपी के पास है और 1 विधानसभा पे पूर्णिमा सिंह जो झरिया से जीती हैं, तो वो भी एक सहानुभूति वोट के माध्यम से जीती थी। थोड़ी नाराजगी थी रागिनी सिंह से, जिस बीजेपी को वहाँ हार का सामना करना पड़ा था। तो अगर इन आंकड़ों पे हम जाएं तो ऐसा लग रहा है कि वो फिर से ये बीजेपी क्यों इसको अपना सेफ सीट मानती है और क्यों यहाँ पर किसी को भी एक कैंडिडेट को अगर खड़ा करा दिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी कैंडिडेट हो वो बीजेपी को सीट निकाल कर दे देगा। लेकिन अभी जो जिन परिस्थितियों में जो पूरा माहौल दिख रहा है कि जिस तरह पीएन सिंह से लोगों की नाराजगी है, बहुत कुछ धनबाद को चाहते हुए भी एक अदना सा एक धनबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन का जो डिमांड था दिल्ली के लिए, बेंगलोर के लिए, वो अभी तक नहीं पूरा होना, इससे लोगों में काफ़ी नाराजगी है। धनबाद को चूंकि एयरपोर्ट के लिए भी बहुत एक मुहिम चल रखा है, अभी भी मुहिम जारी है, जो एयरपोर्ट धनबाद में निहायत जरूरी है, लेकिन वो भी उसमें सफल नहीं हो पाए। तो कुछ नाराजगियां जरूर है, लेकिन चूंकि पिछले दिनों जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने धनबाद आकर लोगों का रुख और मन मिजाज बदल दिया, तो ऐसा लग रहा है जो बीजेपी क्यों इसको सेफ सीट मान रही है और क्यों बीजेपी का यहाँ हाथ मजबूत है। हालांकि विरोधियों का तो दावा है कि इस बार बीजेपी को मात खानी पड़ेगी और ये जो सेफ सीट का नारा वो दे रखे हैं उसमें वो विफल होंगे और इंडिया गठबंधन को सीट जाएगी। सब कुछ है अधर में। निश्चित तौर पर जब तक फाइनल हो जाए, पहले तो प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाए, उसके बाद आगे का पड़ाव जाएगा, आगे के पड़ाव में आदमी बढ़ सकता है। अभी तक तो प्रत्याशियों के नाम ही फाइनल नहीं है। एक बार रुक मनोज का करते हैं। मनोज, जमशेदपुर से आप हैं, जमशेदपुर की राजनीति बिल्कुल अलग है। अगर बात करें 2004 की, 2009 की, 2014 के चुनावों की, तो राज्य में जब सरकारें जिनकी रही 2009 तक, तब तक उनसे बिल्कुल विपरीत लोकसभा के चुनाव रहे। लेकिन 2014 में जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बनकर आए, 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो रघुवर दास की मेहनत कह ले, भाजपा की मेहनत कह ले, रिजल्ट जो है वो काफी हद तक काफी करीब रहा। ऐसे में क्या लगता है, वर्तमान सरकार के खिलाफ जो गोलबंदी होती है, कहीं ना कहीं सिस्टम से खिलाफ जाता ही है मामला, लेकिन लोकसभा के चुनाव को कितना प्रभावित कर पाएगा जमशेदपुर इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे जमशेदपुर लोकसभा का अगर हम इसके पूरे पृष्ठभूमि को अगर कहें तो जमशेदपुर लोकसभा सीट जो है वो महतो वोट पर आधारित करता है। यानी यहां पर 40% से ज्यादा जो वोटर है वो महतो वोटर है और वही फैक्टर है वो किसी भी प्रत्याशियों की जीत का। पिछले आंकड़ा का भी अगर हम बात करें, जहां विद्युत बरण महतो ने जब यहां से लड़े थे, हालांकि तीसरी बार ये चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, 2 बार ये लगातार यहां के सांसद रहे हैं, 10 साल बिता चुके और तीसरी बार अब किस्मत आजमाएंगे। तो जो महतो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर विपक्ष कोई महतो प्रत्याशी को उतारता है तब कहीं जाकर ये लड़ाई जो होगा वो बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन जब तक महतो वोटर यहां नहीं आएगा तो लड़ाई दिलचस्प नहीं, लड़ाई तो होगा ही, क्योंकि अभी सरकार यहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है आरजेडी की, तो निश्चित रूप से सरकार जब उनकी है तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का जो वोटर है वो आदिवासी वोटर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, शहरी वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन विद्युत बरण महतो का अपना एक वोट है, क्योंकि वो लगातार इससे पहले जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो वो बहरागोड़ा का विधायक हुआ करते थे, तो बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र लगातार इनको लीड करता रहा है। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो बीजेपी का ये कद्दावर सीट रहा है। हालांकि पिछली बार रघुवर दास हार गए और सरजुग राय जीत गए, लेकिन वोटर जो है वो बीजेपी का है। जमशेदपुर पश्चिमी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वोट जो है बहुत ज्यादा है। भले ही 12-13 हजार वोट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बन्ना गुप्ता जीते थे पिछली बार, लेकिन वोटर जो है वो देश को
का चुनाव है, तो देश का मूड जो है उनके तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो शहरी इलाके के वोटर सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं मनोज कि थोड़ा सा मैं फैक्ट चेक भी अपने कर लेता हूं। 2009 और 2014 की बात करें तो राज्य में जो सरकारें रही उसके बिल्कुल विपरीत लोकसभा के परिणाम आए, लेकिन 2019 की बात करें तो रघुवर दास की सरकार थी और उस समय बीजेपी 11 सीटों पर आई और 1 सीट आजसू के खाते में गई। 12 सीटों पर विजय हासिल किया एनडीए ने। ऐसे में अभी झामुमो की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हैं। चंपाई सोरेन भी श्रीभूम से आते हैं, जमशेदपुर से आते हैं, तो क्या माहौल बनेगा? राज्य सरकार के खिलाफ जाने की स्थिति दिख रही है लोकसभा चुनाव में। सीटों के अगर बंटवारे की बात करें, सीटों का बंटवारा भी करीब करीब हमारे सामने आ चुका है। 7-5-1-1 का जो फॉर्मूला है कितना सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। और जमशेदपुर चूंकि झामुमो के खाते में जा रही है, सत्ता में भी झामुमो है, ऐसे में जमशेदपुर और सिंहभूम दोनों की सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। मनोज, सिंहभूम की बात करते हैं, सिंहभूम गीता कोड़ा उनके लिए वो सिटिंग कैंडिडेट रही है, सिटिंग सांसद वहां के रही हैं और उनके लिए वो वोटर जो है गीता कोड़ा के पक्ष में। उस वक्त वो कांग्रेस के टिकट से लड़ी थी और 5-5 सांसद झामुमो के थे, गठबंधन में चुनाव हुआ था। इस बार वो भाजपा के तरफ से लड़ रही है। देखिए निश्चित तौर पे देखिए एक बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास में है, वो है नरेंद्र मोदी। वो चेहरा और खुद ब खुद जो गीता कोड़ा है उनका अपना वोटर है। उनके पति मधु कोड़ा की बात करें तो जो जिस विधानसभा क्षेत्र से मधु कोड़ा जीते थे वहां पर उनके रिश्तेदार जो है वो वहां से जीते हुए हैं, तो उनका अपना वोट भी है और हो समाज का वोट बहुत ज्यादा है। तो जातीय समीकरण इस कोल्हान में बहुत ज्यादा चलता है, तो जिसमें हो समाज से वो आती है और हो समाज का कोई प्रत्याशी अगर वहां उतरेगा तो थोड़ा फैक्टर बन सकता है। क्योंकि गीता कोड़ा का जो इलाका है, अगर हम चाईबासा शहर की बात करें तो वहां शहरी जो इलाका है वो बीजेपी का है, और उसके बाद में चकरधरपुर की बात करें वो बीजेपी का है। आदित्यपुर की बात करें, आदित्यपुर एक बड़ा फैक्टर माना जाता है इस लोकसभा चुनाव में हार जीत का। तो पूरे आदित्यपुर के पास गए, गम्हरिया की बात करें, सरायकेला की बात करें, तो राजनगर की बात करें जहां पर यह कहा जाता है कि राजनगर जब विधानसभा चुनाव होता है तो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन लोकसभा चुनाव में बार बार देखा गया है कि जब जब लोकसभा चुनाव हुआ गया तो वो वहां पर हो वोटर बहुत ज्यादा है, तो जो हो प्रत्याशी है उसके पक्ष में आता है। तो पिछली बार कांग्रेस से गीता कोड़ा थी तो उनको वोट मिला था। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में पहले भी कहे कि अगर महतो वोटर माफ करेंगे महतो प्रत्याशी अगर यहां आता है तो यहां पर एक बड़ा लड़ाई जो होगा कि उतना आसान नहीं होगा विद्युत वरण महतो के लिए। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी का चेहरा और विकास जो इन्होंने किया है। जमशेदपुर का सबसे बड़ी समस्या एक जाम का था, जिस पर ये एलिवेटेड कॉरिडोर का जो सपना था लोगों का, उसको विद्युत वरण महतो ने पूरा कर दिया। जो जमशेदपुर से या इस पूरे जिले से जाने वाले बिहार, यूपी, महाराष्ट्र जाने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्थाएं कर दी। वो एक मामला इनका लटक कर रह गया, वो है एयरपोर्ट का मामला, जो धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का। तो वो सिर्फ सीधे तौर पे वो राज्य सरकार पे कथी के राज्य सरकार ने भारत सरकार से मांगा ही नहीं है कि हमको वो जो जमीन है वो एनओसी दे दिया जाए, तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार देती और वहां पर एयरपोर्ट बनता। तो ये एक सड़क का जाल बिछाना ग्रामीण क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित इलाका था, जहां तक लोग शाम 4 बजने के बाद कोई जाते नहीं थे, वहां पर आज रात 11 बजे 12 बजे लोग फराटेदार होकर घूम रहे गए। तो ये काम इन्होंने किया है उस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, तो ये इसका फायदा इनको मिलेगा और लगातार ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वो लगातार उस क्षेत्र में रहेंगे और नरेंद्र मोदी का चेहरा। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जातीय समीकरण बहुत फैक्टर करता है महतो का। अगर महतो जातीय समीकरण काफी असरदार हो सकता है वहां, और महतो को अगर किसी महतो को या कुर्मी महतो को टिकट मिलता है तो उस जगह पर भारी भिड़ंत हो सकती है। जमशेदपुर की अगर बात करें, विद्युत वरण महतो की बात करें। बने रहिएगा मनोज हमारे साथ अरुण जुड़ रहे हैं सीधे पलामू से। अरुण, क्या माहौल है पलामू के? पलामू की सीट तो माफ कीजिएगा संतोष, पलामू की सीट तो पूरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। INDIA की तरफ से जहां कांग्रेस दावा ठोक रही है पलामू पर, वहीं दूसरी तरफ ममता भूया ने भी दावा ठोक दिया आरजेडी की तरफ से। क्या लगता है, आरजेडी के खाते में जाएगी या कांग्रेस के खाते में आएगी?
बता दें कि ये पलामू लोकसभा सीट पे जो है लगातार कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने दावा ठोका है। क्योंकि बता दें कि आरजेडी जो है 2007 के बाद से ये सीट हासिल नहीं कर पाई थी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है 1994 के बाद जो है ये सीट हासिल नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि ये कवायद लगाई जा रही है कि कांग्रेस इस बार जो है पलामू लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। आपको अगर उम्मीदवारों की नाम की सूची अगर बताएं जो सूत्रों के हवाले से जो मिली है, कांग्रेस की तरफ से पूर्व डीजीपी के भी नाम आ रहा है और साथ ही साथ पूर्व आयुक्त का भी एक नाम सामने आया है। इसके साथ और भी कई नेता जो है इस पे लाइन में लगे उम्मीदवार के तौर पे लगे हुए हैं। हालांकि अगर आरजेडी की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको मैं करेक्ट कर देता हूं संतोष। जहां तक बात पलामू की है, पलामू में कांग्रेस की तरफ से प्रभात भुइयां का नाम आगे चल रहा है। भाजपा छोड़कर प्रभात भुइयां कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और इधर भाजपा छोड़कर ममता भुइयां आरजेडी में शामिल हो गई हैं। पटना में जाकर उन्होंने सदस्यता ले लिया और उसके तुरंत बाद पलामू के विकास को लेकर तमाम दावे कर दिए, तमाम वादे कर दिए हैं। और अभी अगर INDIA गठबंधन की बात करें तो जो जानकारियां छनकर भीतर खाने से आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि पलामू का जिच ही एक कारण है जिसके चलते सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरे झारखंड का फंसा हुआ है। दरअसल आरजेडी पलामू और चतरा दोनों सीट मांग रही है। आज चतरा में भी सत्यानंद भोक्ता की तस्वीर लगे पोस्टर जारी कर दिए गए। स्वघोषित उम्मीदवार बता दिया गया सत्यानंद भोक्ता को। हालांकि उसके बाद सत्यानंद भोक्ता ने बातचीत करते हुए बताया कि वो आरजेडी के सिपाही हैं और आरजेडी के सिपाही रहेंगे, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ यह भी कह डाला कि चतरा से आरजेडी ही चुनाव लड़ेगा। ऐसे में गठबंधन कहता है कि आरजेडी को 1 सीट देंगे और आरजेडी कहती है कि 4 सीट मांग रहे थे, कम से कम 2 सीट लेंगे। पलामू या चतरा 2 तो चाहिए ही चाहिए उनको। ममता भुइयां बाकायदा कैंप कर रही हैं। क्या नजर आता है कि अगर प्रभात भुइयां और ममता भुइयां में ज्यादा मजबूत दावेदार कौन है और जनता के लिए ज्यादा असरदार कौन है? भुइयां भी जो है काफी असरदार हैं और जनता के बीच काफी पहले से भी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का पसंद जो है मनोज भुइयां भी है। लेकिन हालांकि अभी जो हाल में जो ममता भुइयां जो बीजेपी छोड़ के आरजेडी में आई है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का पहले से यह पलामू सीट रहा है, वो दबदबा काम रहा है। लेकिन अगर तुलना करें लोगों के अनुसार तो अधिकांश कई लोग जो है ममता भुइयां की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं और वहीं प्रभात भुइयां की भी बात करें तो प्रभात भुइयां की तरफ से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो अब तो फिलहाल ये तो पूरी तरह से पेच फंसा हुआ है कि अब तक जो है ये क्लियर नहीं हो पाया इंडिया महागठबंधन की तरफ से कि आखिर वो उम्मीदवार किस पार्टी के किस उम्मीदवार को बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये कवायद लगाई जा रही है कि जिस तरीके से ममता भुइयां बीजेपी छोड़ के वो आरजेडी में शामिल होकर अपने दावेदारी पेश की है, उसी तरीके से बीजेपी से कांग्रेस आकर प्रभात भुइयां भी जो है अपने दावेदारी करेंगे। ये कवायद फिलहाल लगाई जा रही है। लेकिन दोनों में एक फर्क है कि ममता भुइयां ने बाकायदा पटना में जाकर सदस्यता ले ली है। प्रभात भुइयां अभी तक खिसके नहीं है भाजपा से। हालांकि मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि इस्तीफों का दौर बड़ा तेज है, इस्तीफों का तूफान आया हुआ है, दल बदल का तूफान आया हुआ है, तो प्रभात भुइयां भी किसी भी वक्त खिसक सकते हैं। लेकिन लगता है कि जब तक सीट पक्की नहीं होगी प्रभात भुइयां भी खिसकेंगे नहीं भाजपा से। बने रहिएगा संतोष हमारे साथ। एक बार अरुण का रुख करते हैं, अरुण बनवाल का। अरुण, धनबाद की बात करें तो धनबाद में एनडीए की तरफ से सीता सोरेन का नाम भी चर्चा में है। माना जा रहा है कि दुमका में चूंकि सुनील सोरेन के नाम की घोषणा की जा चुकी है और दुमका सीट पर जयश्री सोरेन का नाम आया है, सीता सोरेन का नाम नहीं आया। ऐसे में क्या लगता है, धनबाद में अगर सीता सोरेन को टिकट मिलता है, धनबाद से प्रत्याशी बनाया जाता है, बोकारो शिबू सोरेन का गढ़ रहा है, धनबाद की जनता पूरा जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है लोकसभा का, वहां पे कितना असरदार होंगी सीता सोरेन धनबाद के लिए? देखिए अभिषेक, ये सीता सोरेन चूंकि जब बीजेपी में आ गई है तो बीजेपी के कार्यकर्ता चूंकि देख रहे हैं केंद्र में मोदी को, तो उसको लेकर वो तो जैसा आज लोगों से बात की, कई भाजपा कार्यकर्ता जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे बात हुई, जिला के महामंत्री से बात हुई, उपाध्यक्ष से बात हुई, उनका स्पष्ट कहना है कि तो कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा होगा, चाहे कोई भी हो, उसके साथ वे रख जाएंगे। उनकी सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ बीजेपी को अपने कैंडिडेट का नाम का घोषणा करना हो, चाहे वो कोई हो। तो अब ऐसी स्थिति में अगर सीता सोरेन आती है और बोकारो चूंकि उनका कार्य क्षेत्र रहा है शिबू सोरेन का, तो उसका लाभ उनको मिल सकता है। चूंकि बीजेपी का, जैसे मैं पहले भी बताया, 6 विधानसभा है, बोकारो, चंदन कियारी, झरिया
निरसा, सिंदरी और धनबाद, इसमें फिलहाल 5 विधानसभा क्षेत्र तो निश्चित रूप से उनके पास है, बीजेपी के पास है। एक विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के पास है, लेकिन वहां भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा पॉकेट है, अपना कह सकते हैं वोटरों का। वैसी स्थिति में निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। तो सीता सिरोही नहीं कि कोई भी एक भी कैंडिडेट अगर बीजेपी डिक्लेयर करती है तो जैसा परिस्थिति बना हुआ है निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। जी मतलब अरुण, आप जो कह रहे हैं वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर वाली बात हो गई। मिथिलेश ठाकुर ने कह दिया कि सीता सोरेन चुनाव नहीं जीतती थी, चुनाव झामुमो जीतता था। वही स्थिति कमोबेश धनबाद की भी है कि प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो जाए, चुनाव जीत कर निकाल लेगा, वो भाजपा और नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। अरुण, आप गिरिडीह से भी काफी नजदीक है, गिरिडीह की सीट अभी तक क्यों फतह कर रखी है एनडीए ने, जब ये क्लियर है कि गिरिडीह का टिकट आजसू के खेमे में जाना है, आजसू को मिलना है, चंद्रप्रकाश चौधरी सिटिंग सांसद है, ऐसे में गिरिडीह की सीट को भी फतह कर रखा है। पेच क्या नजर आ रहा है? देखिए, पता नहीं क्यों ये इस एनडीए गठबंधन गिरिडीह के सीट को फंसा के रखा है, क्योंकि ये डिक्लेयर है, लोग ये मान चुके हैं, लोग मानते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, आजसू के कार्यकर्ता, कि वो आजसू के ही खाते में जाएगी, क्योंकि और दूसरी जो चतरा सीट है वहां पे आजसू ने डिमांड वहां किया नहीं है, धनबाद से डिमांड है नहीं, तो एकमात्र सीट गिरिडीह है जो गिरिडीह आजसू को ही जाएगा। अब वहां किसको कैंडिडेट पार्टी बनाती है, फिर से चंद्रप्रकाश चौधरी रहेंगे या आजसू के कोई दूसरे चेहरा गिरिडीह से दूसरे कोई नेता उतरेंगे, ये शायद आजसू का अपना मंथन चल रहा होगा, इसको लेकर डिक्लेयर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा तय लोग मान रहे हैं कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है वो आजसू के ही खाते में जाएगा। जी चलिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र आजसू के खाते में जाएगा। एक बार फिर संतोष का रुख करते हैं। संतोष, भाजपा एनडीए ने टिकट दिया है बीडी राम को। ममता ने कहा भी कि 2 बार बेटे पर भरोसा किया, इस बार बेटी पर भरोसा करेंगे। कितने सफल कहलाएंगे, सफल सांसद कहलाएंगे बीडी राम पलामू से? प्रभात भुइयां की जो बातें आ रही थी, हालांकि वो खुल के अब तक ये सामने नहीं आ पाए हैं, और उन्होंने ये कई बार उन्होंने ये अपनी पोस्ट में भी कहा है कि मैं कांग्रेस में ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई पोस्ट जो है फेसबुक के माध्यम से हुई थी तो उसका यह खंडन किया था। हालांकि ये छुपे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बीडी राम जी की, तो बीडी राम और ममता भुइयां की जो बात करें तो कहीं ना कहीं बीडी राम इस बार लग रहे हैं कि पूरी तेजी से, क्योंकि लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को देख के ही अक्सर लोग वोटिंग करते हैं। तो इसकी बात जो है ममता भुइयां की बीडी राम की व्यक्तिगत तैयारी के बारे में पूछ रहा हूं संतोष आपसे। बीडी राम की व्यक्तिगत तैयारी क्या है? क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच नजर आ रहे हैं, सिटिंग सांसद रहे, जनता के बीच नजर आते रहे पूरे समय में। जी बिल्कुल, आप बता दें कि जो अभी सिटिंग जब से आचार संहिता लगा उसके बाद से लगातार जो है जो सांसद प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम जी है वो लगातार जो है अपने क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पूर्व भी कई लोगों ने भी कई जगहों पर इनकी भी शिकायतें की है कि ये जो है बाहरी ही रहते हैं, कम ही क्षेत्र में नजर आते थे। इसकी शिकायतें कई लोगों ने भी फिलहाल की है, लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए वो कई बार जो है फिलहाल ये जो पूरे क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, अपनी तरफ से जो जीत के जो दावे हैं, जो वादे हैं उसे पूरा करने को लेकर लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो इस बार भी अंदाजा यही लोग लगा रहे हैं कि शायद इस बार कहीं ना कहीं पल रहा, सिर्फ महागठबंधन की तरफ से लोग आस लगा के बैठे हैं कि आखिर महागठबंधन की तरफ से किस पार्टी की किस उम्मीदवार को टिकट दिया जा रहा है, उसके बाद ही लोग ये थोड़ा सा कह पाएंगे कि ये वोटिंग, इस बार का जो वोटिंग होगा पलामू लोकसभा क्षेत्र का, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लोग इस बात के लिए भी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी में ममता भुइयां को टिकट नहीं मिलने के बाद वो जब आरजेडी में आई है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी और भी पब्लिक जो है यहाँ के पलामू की जो पब्लिक है वो इस बार के भी इंतजार करेगी, क्योंकि कांग्रेस के निश्चित तौर पर पलामू के पब्लिक को तो इंतजार करना ही होगा। पलामू क्या पूरे झारखंड की जनता इंतजार कर रही है, क्योंकि आईएनडीआईए ने अभी तक अपना पाला खोला ही नहीं है, अपना पॉकेट खोला ही नहीं है। किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, संभावित प्रत्याशी तो कई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा यह बता पाना मुश्किल है। पलामू की बात करें तो निश्चित तौर पर बीडी राम पूर्व डीजीपी रहे हुए हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, क्षेत्र में काफी चर्चित रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं, कद्दावर नेता है, माने जाते हैं। भाजपा की सिटिंग सीट है, तो पलामू भाजपा के लिए किला फतेह करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल टारगेट नहीं लग रहा है। लेकिन प्रभात भुइयां
या ममता भूइयां, दोनों में से कौन मैदान में उतरता है, यह देखना दिलचस्प होगा। जमशेदपुर की बात करें तो विद्युत वर्ण महतो, जो बताया हमारे सहयोगी मनोज ने, जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। देखना होगा कि प्रत्याशी INDIA का कौन होता है। अगर महतो प्रत्याशी होता है तो निश्चित तौर पर जमशेदपुर की फाइट भी काफी मजबूत हो जाएगी। धनबाद की स्थिति भी कमोबेश वही है। धनबाद सिटिंग है, जगह सिटिंग में भाजपा की सीट है। 5 विधानसभा की बात कर रहे थे अरुण वर्णवाल हमारे साथ, अभी 5 विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं से भाजपा वहां मजबूत स्थिति में है। और ऐसे में INDIA गठबंधन का अभी तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं करना जनता को कहीं ना कहीं अंधेरे में रखने वाली स्थिति हो गई है। जनता बाट जो हो रही है, प्रत्याशी भी अंधेरे में है कि हम जाएं और दूसरे को टिकट मिल जाए तो कल फिर क्या करेंगे। तो ये अंधेरा छटना चाहिए। इस अंधेरे को उम्मीद तो जताई जा रही है कि कल घोषणा हो जाएगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कल घोषणा हो पाती है या नहीं। बहुत धन्यवाद अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद संतोष तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।